आपका भरोसा उस ज्यादा होना चाहिए। भरोसा इन द सेंस ये होना चाहिए कि जो सर बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं और मुझे वो चीज करना चाहिए। आपको मालूम है, अगर मैं चाहता आपका फंक्शन का लेक्चर विद इन 4 to 5 लेक्चर्स खत्म कर सकता था 4 से 5 घंटे में। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि देखो आप लोग का वीक पॉइंट, मैं आपको पर्सनली जानता नहीं ज्यादा, लेकिन मैं जानता हूँ सिर्फ ऑनलाइन के मीडियम से। ना ही मैंने आपका फेस देखा है, ना ही आपका एक्टिविटी देखा है, ना ही मैं आपका स्मार्टनेस देखा है। क्योंकि शक्ल से भी मालूम पड़ता है कि कोई कितना स्मार्ट कैसे हो सकता है। इतना एक्सपीरियंस है हमें कि हम बच्चे देख करके जज कर लेते हैं कि वो क्या करेगा। तो मैं आपको इतना डिटेल में जानता नहीं, और ना ही आप लोग इंटरेक्शन ज्यादा किए हो। कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है। मैं आपको फर्स्ट डे ही बताया था बेटा, आप लोग का सबसे वीक पॉइंट है ग्राफ, एंड आप लोगों को बचाएगा भी ग्राफ जेई में। एक ऐसा मैंने आपको बताया था बेटा कि देखो आप पूरा मैथ छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट एंड यू आर गोना क्रैक योर जेई। मेरी तरफ से लिख कर ले लो आप कि अगर आप कैलकुलस स्ट्रांग कर लिए और कोऑर्डिनेट स्ट्रांग कर लिए तो जेई में आप सच बताओ, अगर इतना इतना क्वेश्चन आपने सही कर दिया ना बेटा, तो आप हो सकता है स्टेट का रैंकर बन जाओ। मेरी गारंटी आप लिख के ले लो कि आप पूरे कोऑर्डिनेट का सवाल कर दिया और पूरा कैलकुलस कर दिया ना। 25 में से 7 से 8 सवाल कोऑर्डिनेट के आते और बाकी के 7 से 8 सवाल आपका कैलकुलस लेके जाता है। तो 25 में से 16 कर दिया आपने, 16 into 4 होता है 64 मार्क्स। आउट ऑफ 164 स्कोर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और बेटा सच बताता हूं, 64 मतलब आप 80 से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच में हो। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक स्टोरी बता रहा हूं कि मेरे जो टीचर थे ना, जो मेरे को पढ़ाए थे, वो आईआईटी बॉम्बे से बीटेक थे। और उनका स्टोरी ये था कि उनको केमिस्ट्री ना आज तक आती है, वो मैथ्स पढ़ाते भी थे तो केमिस्ट्री को रोस्ट करते रहते थे। मतलब केमिस्ट्री के बारे में अगर एग्जाम्पल भी देना मैथ्स का तो केमिस्ट्री पे ही मजे लेंगे। उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था एंड फिजिक्स उनको ठीक ठाक था। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 300 बिलो स्कोर किया था बाय द हेल्प ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ओनली। और केमिस्ट्री बोले थे सर बोले थे कि मैंने पेपर ही टच नहीं किया था। इवन दे स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक बिलो 300। मानते हो 3 डिजिट रैंकर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, और आईआईटी बॉम्बे में जाना भी बहुत बड़ी बात होती है 20 आईआईटीज होंगे, 20 में से आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पे है। इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज में आईआईएससी आता है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे आता है। लेकिन आईआईएससी लोग जाते नहीं है क्योंकि आईआईएससी थोड़ा रिसर्च फील्ड में चला जाता है। तो आईआईटी बॉम्बे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आईआईटी बॉम्बे बड़ी चीज ये है कि आप नासा वहां पे विजिट करता है बेटा, आपको क्या चाहिए नासा वहां पे जाता है। आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट कई सारी कंपनियां अप्रोच करती हैं। जो गूगल और अमेजोन का सपना देखते हैं ना कि सर मेरे को सीआर में पैकेज चाहिए, आईआईटी आपको सीआर में ही पैकेज देता है। ये जो हल्ला है कि इंजीनियर लोग 15,000 20,000 कमाते हैं, बेटा दे आर अनस्किल्ड, वो अनस्किल्ड है, उनको स्किल ही नहीं है कुछ भी। उनसे उठा करके एक नॉर्मल सा चीज पूछ दोगे उनको नहीं आएगा। तो वो अगर नहीं है तो उनको वर्थ नहीं है। कंपनी अमेजोन का कंपनी किसी को 15,000 देती है, किसी को 15 लाख देती है। ऑब्वियस बात है ना, सामने वाला का दिमाग उसने जज किया रहेगा। तो ये नहीं है कि आप नॉर्मल आप इंजीनियर नहीं बन पाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, नो डाउट आप बन जाओगे। इवन आप जेई नहीं निकालोगे तो भी आप थोड़े से भी पैसा होंगे आपके पास तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, बेटा आपको बीटेक करा देंगे कहीं ना कहीं से। और कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारी कॉलेजेस इंडिया में जो नॉर्मल सा इंजीनियरिंग करा देते हैं। कोई डिप्लोमा करा देता है, कोई कुछ भी करा देता है, नॉर्मल इंजीनियर है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। वो भी वैसे सारे कॉलेज हैं, सस्ता से सस्ता कॉलेज भी है। लेकिन वही होगा फिर आप 4 साल बाद रोने लग जाओगे कि सर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप उस टाइम तो मेरे से नहीं बोलोगे, लेकिन दूसरे को जाकर दोष दोगे कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बहुत सारे इंजीनियर लोग ऐसा बोलते हैं। और मैं बेटा वही चीज बता रहा हूं आपको कि अगर टाइम मिला है तो जेई के लिए अप्रोच करो, आप जान लगा दो, निकलेगा क्यों नहीं। 300 में से मेरे को 150 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 50% के लायक भी नहीं हूं मैं, मिलेगा ना। तो 150 मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है बेटा, 150 मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है। क्या आप 100 में से 30 सवाल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। और जिनको ये भी लग रहा है ना कि सर जेई टफ है, जो मानकर चल रहे हैं, बेटा एक बात बता रहा हूँ, 25 में से 8 क्वेश्चन इजी आते हैं। 25 में से 8 क्वेश्चन इजी आते हैं। इजी बोलने का मतलब ये होता है कि आपके बोर्ड लेवल से हल्का सा लेवल उनका ज्यादा होता है, ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता। मेंस का बात कर रहा हूं यार, मेंस में 25 में से गारंटी 8 इजी होते हैं, कम नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है नंबर। तो 10 हो सकता है इजी, लेकिन 8 से कम नहीं होगा। तो आपने किया 8, इसमें से सही कर दो, पीसीएम में से आप तीनों में से 8 8 क्वेश्चन भी सिर्फ इजी वाला सम आपने किया ना बेटा,
तो आप 96 लाते हो, शायद 96 मार्क्स के करीब पहुंचते हो और आपको एनआईटी मिल जाएगा उतने में। एनआईटी भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है एनआईटी बहुत बढ़िया नहीं है, मैं मानता हूँ एनआईटी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ ना, आईआईटी का टैग तो मिला आपको, एनआईटी का टैग तो मिला। वो टैग क्या करता है, आपको ऑप्शंस इतना सारा, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए कि आप खुश रहोगे जिंदगी में। और मैंने सेशन में इसी चीज पे समझाया था सभी लोगों को, आईआईटी का टैग होना, एनआईटी का टैग होना आपके लिए समझो एक फिल्म का टिकट है जो आपको सिनेमा हॉल में एंट्री देता है। और 4 साल वहां पे जमकर पढ़ाई कर लिया तो फिर तो समझो कि सीआर का पैकेज कम है आपके लिए, सच बता रहा हूं मैं। जहां पे कॉमर्स वाला अपना लाइफ एंड करता है ना, वहां पे एक स्किल्ड इंजीनियर वहां से शुरू करता है वो। इतना तगड़ी चीज है ये सब। और मुझे किसी भी बच्चे के अंदर वो जुनून नहीं दिखता है, वो पैशन नहीं दिखता है, वो एफर्ट नहीं दिखता है कि हाँ मेरे को लग रहा है, जान लगा के पढ़ रहा है सर, पूछे जा रहा है सर से डाउट। बेटा मालूम है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कहीं पे जाने के बाद भी पूछते हैं। आज कई बच्चे इंजीनियरिंग में गए हैं और मेरे से डाउट पूछते रहते हैं, सर ये बता दो, ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको भी बताता हूँ। वो देख रहे हो, पैशन एक चीज है। मेरे को नहीं आया, मैं ईगो पे लूंगा, फिलहाल ईगो पे लूंगा और उसको कर दूंगा और करूंगा। तुम लोग के अंदर वो चीज दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ना ही आप, मेरे को वो भी दिखता नहीं है ऐसा। देखो एक टीचर दो ही बच्चे का नाम याद रखता है, या तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसमें भी दो टाइप का हो, पूरा का पूरा बदमाश हो या तो पूरा का पूरा इंटेलिजेंट हो। बीच वाले का वैल्यू कहीं भी नहीं होता है, एवरेज लोगों का वैल्यू कहीं भी नहीं होता है। सिर्फ एक्स्ट्रा टाइप के जो इंसान होते हैं ना, उन्हीं का होता है। तो एकदम बंदा बिगड़ा हुआ है उसका नाम याद रहता है, एकदम तेज है उसका नाम याद रहता है। मैं अगर नॉर्मल सा जितने भी टीचर्स है ना, मैं बोलूं कि आपके लेक्चर में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, सारा का नाम बता दो, वो लिटरली कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। मेरे से भी पूछोगे ना, मैं 7-8 का नाम मुश्किल से बता पाऊंगा, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है, आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। जिंदा हो तो जिंदा जैसा रहा करो, मरे जैसा पढ़ोगे तो फिर दिमाग में जाएगा भी नहीं है। चलो फिलहाल आते हैं टॉपिक पे, बहुत समझा दिया आप लोगों को। जस्ट टेक दिस एज अ गाइडेंस, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आप पे। अब देखो, इसको डांट कर आप मान लो कि सर मेरे को डांट रहे हैं, आप मान लो और सुधर जाओ, दैट विल बी ग्रेट अचीवमेंट। मैं खुश रहूंगा उस पर भी कि मैंने डांटा और सुधर गए। आपको लग रहा है सर मेरे को गाली दे रहे हैं, आप मान लो गाली दे रहा हूं और उसके आप सुधर जाओ, वो भी मेरे लिए अच्छी बात है। आपको जो समझना है समझो, लेकिन आप काम करो। एट द एंड वी वांट आउटपुट फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। 6 से 7 महीना बाद, अप्रैल के सेशन के बाद, नाइदर आई एम गोना सी कि आप क्या कर रहे हो बेटा, नाइदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन मी कि सर क्या कर रहे हैं आजकल। कुछ दिन की बात है, इसको मैनेज कर लो और आगे जाओ। आपसे ज्यादा हम लोग खुश होंगे ना कि हमने कुछ किया तो आज अच्छा काम कर रहे हैं। कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा बेटा, आज से 4 महीने का स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आ जाएगा आपको सुनने के बाद। और फिर मेरे को समझ में आया एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो लाइफ होता है ना, इसमें कितना अहमियत रखता है। जब पेरेंट्स आकर बोलते हैं ना सर जो है वो आपके आपके चलते हैं, उस टाइम पे पूछो मत, लगता है कि सर क्या किए हम लोग जिंदगी में, इतना अच्छा काम किए। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपसे ज्यादा हम खुश होंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। और उस फिर आप लाइफ टाइम एग्जाम्पल सेट हो जाओगे पूरा का पूरा, कि मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था और बच्चा ये था स्टार्टिंग में, दैट इज गॉन अप लाइक स्टोरी। अब ये कहानी बन जाएगा, लाइक कि एक बच्चा था, ये उसने ये उसको नहीं आ रहा था, और वो दैट विल बी एक्सपीरियंस फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो। कि आपको, अब आपसे मैं भी तो सीख रहा हूं ना बेटा, अगर आपको ये चीज नहीं आ रहा है तो मेरे को यहाँ पे वर्क करना है, और बच्चा वो इंप्रूव करके अगर आउटपुट ला रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को अगर लाइफ में कभी ऐसा बच्चा मिल गया तो मैं डायरेक्टली वो ये कर सकता हूँ, मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा वो आइडिया को, जैसा मैं आप लोगों को करूंगा। सबसे पहला चीज है ना, जान लगा कर पढ़ा करो। ये 3 से 4 महीना का मेहनत आपका 30 से 40 साल बना देगा। नींद आती है मत सो, जगे रहो। सोने को कौन बोलता है, अरे ये सब साइड टेक्स्ट बुक में लिख देते हैं 8 घंटा सोना चाहिए। कौन बोलता है 8 घंटा से सोना चाहिए? 4 से 5 घंटे का भी नींद ना सफिशियंट होता है। लगातार सो लिए बढ़िया सा एकदम रिलैक्स होके, तो 4 से 5 घंटे का नींद सफिशियंट होता है, मेरे से पूछोगे तो। ये सब झूठ का कहानी बना कर रखे हैं। 8 घंटा क्यों बोल देते हैं आजकल के?
जो बढ़िया सा रिलैक्स्ड है वो थोड़ा स्ट्रेस कम होने के लिए रहे। आपको पूरा घर का टेंशन नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता आपको पूरा घर का टेंशन रहेगा। आपके पेरेंट्स होंगे, उनको टेंशन होगा। तो अभी तो फिलहाल आपको पढ़ना ही है, फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही करना है। ये फोन बीन और जो भी रहेगा ना सब उसको साइड में रख दो, यूज करो सिर्फ काम के लिए। खुद पे भरोसा रखो, खुद के टीचर पे भरोसा रखो, खुद के सोर्सेस पे भरोसा रखो, और खुद के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जरूरी है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा रहेगा, बाबर का एक लाइन है, व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, व्हाट नॉट लॉस्ट इज द कॉन्करेवर विल टू विन। ये बाबर का सबसे पहला लाइन है जो अपने टेक्स्ट बुक में लिखा है, अपने बुक में लिखा है, बायोग्राफी में लिखा है, कि क्या हुआ जो मैदाने हार गए, अभी सब चीज नहीं हारे हैं, क्या नहीं हारे, अदम में साहस जंग को जीतने के लिए। और आपको मालूम है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य बनाया था और इंडिया पे राज करके गया था। पोटेंशियल एक चीज होती है, खुद पे भरोसा। और ऐसा भी नहीं था कि बाबर पूरा का पूरा सिकंदर महान बन गया। डरो मत यार, डरते काहे होगे, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं यार अजय। 100 में से 50 क्वेश्चन का लायक नहीं हूं मैं, 2 साल में मैंने किया क्या। 50 में से 30 क्वेश्चन तो इजी आने वाले हैं, तो 30 के भी लायक नहीं हुए, और 30 हो गया तो एनआईटी मिल जाएगा अपने को, बस उतना ही चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था सेशन में, बेटा ये चैप्टर पे फोकस करो, हो गया आपका 10 चैप्टर कंप्लीट करना है विद इन 3 मंथ्स, खत्म कहानी। उसको इतना बढ़िया से खत्म कर दो कि अगर कोई उठा करके एडवांस का सवाल फेंक देना, आप आंसर तुरंत ऐसा फेंक दो, ले भाई आंसर तेरा ये है। ऐसा होना चाहिए आपके अंदर, वो जुनून होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। चलिए मैं अपने काम की बात पे आता हूं। मैंने फंक्शन में टाइम इसलिए दिया था बेटा, ताकि मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि एक ग्राफ ही है जो आपका लाइफ सेवर बनने वाला है। इसलिए मैंने ग्राफ को इतने अच्छे से पढ़ाया था और इतना ज्यादा टाइम दिया था उसपे, कि मैं आपको यहां तक भी बता दिया कि टोटल के टोटल 24 ट्रांसफॉर्मेशन है और वही चीज आएंगे। आपको मालूम है ये जो मैं चैप्टर लिख रहा हूं आपके सामने दिख रहा है जो डिफरेंशियबिलिटी, ये एक ऐसा चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी के ऐसा चैप्टर है ना, कि जिनको ग्राफ आता है लिटरली वो लोग क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते। वो लोग देखते हैं सवाल और उड़ा देते हैं, बोलते हैं सर यही तो आंसर है उसका। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब आप समझो कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। पहला चीज, बहुत बढ़िया स्टोरी, आज मैं ग्रुप में आपको लिंक दूंगा। एक यूट्यूब पे वीडियो है जो ट्राई किया है समझाने का, और उसने समझाया भी है अच्छे से, तो पूरा नहीं समझाया है लेकिन थोड़ा बहुत समझा दिया है कि कैलकुलस सोचा कैसे गया था, डिफरेंशियबिलिटी आया क्यों। कहानी होती है बेटा यहां से शुरू। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं एक्चुअली में, मैं आपका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं चैप्टर का। ये लो, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ठीक है, समझते हैं, बाद में मैं उसको ऐड करूंगा। हाँ जी बेटा, अब इधर ध्यान दो ध्यान से। सबको मालूम है कि सर फिजिक्स का सबसे तगड़ा इंसान जो आज तक हुआ है वो हुए न्यूटन। अगर न्यूटन ना होते तो शायद फिजिक्स ना होता, ऐसा भी मीथ है। न्यूटन से पहले भी कई लोग थे जो फिजिक्स के बारे में सोचते थे। आपको मालूम रहेगा आर्किमिडीज वगैरह के बारे में, ग्रीक वाले बहुत पहले सोचते थे। सीन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये डेरिवेटिव कहां से आया। न्यूटन जब, लोग बोलते हैं ना टकले पे सेव गिरा पागल हो गए ग्रेविटेशन निकाल दिए, वैसा कहानी था, मैं मानता हूं। देखो, आपका कैलकुलस शुरू होता है फंक्शन से, फंक्शन के बाद आता है लिमिट। ध्यान से समझना, पहला होता है लिमिट बेटा, उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, एंड थर्ड पॉइंट इज डिफरेंशियबिलिटी, दैट इज एलसीडी, इसको प्यार से बोला जाता है एलसीडी। वही एलसीडी जो आप देखते हो घर पे, एलसीडी दैट मींस लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ट्रीट इट लाइक अ एग्जाम। आप इसको एग्जाम के थ्रू समझोगे, और समझने का पर्पज ये है कि लाइफ में इन केस अगर कभी एलसीडी का प्रॉपर्टीज भूल जाओगे तो आपको याद रहेगा कि सर ये होगा तो क्या होगा, एग्जाम के थ्रू समझो। मान लो मैं एक एग्जाम लेता हूं, जैसे इंडिया में आजकल ये कोई भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला एग्जाम होता है प्री, दूसरा होता है मेंस, एंड थर्ड होता है इंटरव्यू। ध्यान से समझो। एंड जो इंसान ये तीनों को पास कर जाता है उसको बोलते हैं सर फाइनली वो सिलेक्ट हो गया, ऐसा बोला जाता है।
मान लो कि किसी स्टूडेंट ने, ध्यान से समझना और मैं प्रॉपर्टीज रिलेट कराते जाऊंगा, कि मान लो अगर किसी ने प्री निकाल लिया है, यहां पे पास हो गया है, मेंस में जाकर फेल हो गया, तो क्या वो इंटरव्यू दे पाएगा? नहीं दे पाएगा सर। तो अगर कोई फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा, जरूरी नहीं है। हम सिर्फ प्री देख करके नहीं बता सकते कि सर मेंस में उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। हाँ, एक चीज जरूर आती है कि सर अगर वो मेंस में सिलेक्टेड है, तो मैं ये मान करके चलूंगा कि वो प्री उसका निकला हुआ था। ध्यान से समझो, मैंने बोला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है सर उसका लिमिट तो एग्जिस्ट किया ही होगा। तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? क्या प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, तो क्या मैं मान के चलूंगा इंटरव्यू निकल गया? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है निकल जाए, ना ही भी हो सकता है कि निकल जाए। तो क्या इस फंक्शन को सिलेक्टेड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वी कैन नॉट से कि सर ओवरऑल फंक्शन बहुत ही अच्छा था, परफॉर्मेंस किसी भी कैंडिडेट का बहुत अच्छा था, नहीं। लेकिन कहानी आती है बेटा यहाँ पे कि अगर किसी इंसान का इंटरव्यू निकल गया, दैट डायरेक्टली आपको बताता है कि उसका वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हुआ होगा, वो फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट किया रहेगा। रिवर्स प्रोसेस में देखो, इसका मतलब क्या है कि सर अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है वो कंटिन्यूअस होगा, और वो पक्की बात है सर उसका लिमिट एग्जिस्ट किया रहेगा। इसलिए तीनों ही चैप्टर को थोड़े से सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले लिमिट पढ़ाया जाता है कि जरा देख लो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम कैसे समझते हैं। एक फंक्शन का लिमिट बेटा एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, आप यहां से सीखते हो कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा कि ये जो ग्राफ आप तो लिमिट निकाले एक पॉइंट पे, ध्यान से समझो, आपने लिमिट निकाला एक पॉइंट पे, और मैं आपको उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि पूरे लिमिट में हम जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसके लेफ्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और राइट में इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जैक्टली फंक्शन पे वैल्यू वी डोंट नो सर, हमको इंटरेस्ट नहीं है जब मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो। लेकिन जिस मोमेंट पे हमने कंटिन्यूटी में आया था, उस दिन हमने समझे कि सर पूरे फंक्शन को छोड़ो, पॉइंट को छोड़ो, हम पूरे फंक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे चेक करना है कि सर ये ग्राफ ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो मैं लेफ्ट में भी जाऊंगा, राइट से भी अप्रोच करूंगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट पहले चेक करूंगा कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और उसके बाद में मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा, इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा मैं। और अगर ये तीनों हुआ, मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया, मैं यही बोलूंगा ना कि अगर कोई बंदा प्री निकाल लिया, मेंस मेंस निकाल लिया, तो आगे के इंटरव्यू के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। अगर इधर ही फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे? रिजेक्ट मार देंगे, सर निकल लो तुम पहले से ही। अब बेटा कहानी एक स्टेप आगे जाती है कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। और इसी कहानी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सर डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएबल होता क्या है, मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा भी रहेगा बेटा, जरा बताओगे मुझे कि डेरिवेटिव होता क्या है? जल्दी से बोलियो, एनीवन प्लीज, जस्ट टेल मी व्हाट यू नो अबाउट डेरिवेटिव। बोलो बेटा कोई भी। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन। है क्या डिफरेंशिएशन? वही आपसे पूछना बेटा, डिफरेंशिएशन है क्या? कहानी ये है कि अगर मैं बोल दूं, ध्यान से समझना, और आपके दिमाग में एज ए जेई स्टूडेंट आपके दिमाग में आना चाहिए था, जो आप लोग आए नहीं, कि सर अगर आप बोल रहे हो कि अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो तो वो होता है 2x, और उसका जब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हो तो वो होता है 2, और उसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हो तो वो होता है 0। उसके बाद हम डेरिवेटिव क्यों नहीं लेते?
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर स्क्रीन नहीं शो। देवा रे देवा, इसको क्या हो गया आज? यस, आई थिंक इट इज गुड नाउ। यस सर। तो बेटा आप ये मान के चलो कि अगर मुझे किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 2x है क्या? अगर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो वो है क्या? और अगर 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो है क्या? और उसके बाद हम डेरिवेटिव क्यों नहीं निकालते हैं? मुझे क्यों सिर्फ, आपको मालूम है थर्ड ऑर्डर तक पढ़ाया गया, आप लोगों को थर्ड ऑर्डर तक पढ़ाया गया है, शायद आप जानते रहोगे। ध्यान से समझो, यहां से होती है डेरिवेटिव की कहानी शुरू कि सर अगर यहां पे न्यूटन सर बैठे थे, न्यूटन का ही है सर, न्यूटन सर बैठे थे, यहां से गिरा एप्पल और यहां पे भाई साहब बैठे थे। जब एप्पल गिरा ना तो वो पागल नहीं हुए थे, सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं निकाला था, उन्होंने वहां से पूरा कैलकुलस निकाला था। और एक और है मैथमेटिशियन जिनका नाम है लेबनीज, उसने भी कैलकुलस को मॉडिफाई किया है। क्रेडिट इनको दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलस को पूरा का पूरा इन्होंने ही पैदा किया था, ऐसा नहीं है। अब मान लो कि कोई पार्टिकल यहां से गिर रहा है, बेटा ध्यान से समझो। मान लो ये पार्टिकल गिर रहा है और मैं ये पूछूं कि ये किस रेट से गिर रहा है। जब ये गिर रहा है फंक्शन, तो ये किस बिहेवियर से गिर रहा है। अब आप पूछोगे कि सर बिहेवियर जानने की जरूरत क्या है ना बेटा? जानने की जरूरत है ना, जानने की जरूरत। अगर मान लो ऊपर से मैंने कोई चीज पूछा और मेरे को मालूम है कि सर ये इस रेट से गिर रहा है, तो शायद मैं अंदाज लगा पाऊंगा कि वो जमीन पे कब टच करेगा। और पूरे का पूरा फिजिक्स मैकेनिक्स इस पे ही बेस्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। अगर मैं ये बोलूं बेटा ध्यान से समझो कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे था, एक्स पे है, और वो टी टाइम के बाद एक्स प्लस आप डेल्टा, आप मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स मूव कर लिया, तो जब तक आप चेंज नहीं जानोगे आप कैसे बताओगे कि सर ये कितने रेट से गया है? तो आपको डेरिवेटिव क्या करता है बेटा कि एक फंक्शन है, लिमिट क्या बताया कि एक फंक्शन है, उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे। कंटिन्यूटी क्या बताया कि जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट किया उस पॉइंट पे ग्राफ स्मूथ था, उस पॉइंट पे ग्राफ का कंटिन्यूअस था, टूटा हुआ नहीं है। डेरिवेटिव आपको ये बताएगा कि उस पॉइंट पे स्लोप कितना है। अब मैं स्लोप बोल दिया तो चाहो तो कैलकुलस की इक्वेशन को आप कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, डिफरेंस बिटवीन टू वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट। यही तो है प्यारा सा फॉर्मूला स्लोप का। और बेटा लोग यही है डेरिवेटिव। आप जो इतने दिन से डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, समझो पूरे फंक्शन का आप स्लोप निकाल रहे हो। अब मैं जब बोलूं स्लोप तो आपके दिमाग में आना चाहिए एंगल, कि सर स्लोप क्या होता है? स्लोप तो एंगल होता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली आपको समझ गया है कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव बताता है किसी फंक्शन का रेट में चेंज कितना हुआ। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज बताऊं तो वेलोसिटी आ जाता है। जब मैं वेलोसिटी के चेंज में इंटरेस्टेड हूं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। जब मैं एक्सेलरेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे जर्क मिलता है। आप कितने टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब और थोड़ा सा समझते हैं हम कि मान लो बेटा, अब देखो गलती से भी अगर आप इस पे ध्यान दिए और आपको समझ गया पूरा का पूरा चीज, तो समझो आपको पूरा चैप्टर समझाने से, कॉन्सेप्ट ही तो होता है यार पूरे चैप्टर में जिसको सीखना होता है। मैं एक फंक्शन बनाया कुछ ऐसा, डेरिवेटिव का फिल लेते हैं सर, बहुत काम आएगा। अब ऑब्वियस बात है कि सर आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ की इस अकॉर्डिंग बनाया कि अगर मैं बोलूं बेटा ये जब 0 था तो 0 था, 0 पे 0 क्यों हुआ। अगर मैं इसको -1 पे लिखता हूं कि सर ये 1 दे रहा है, 1 पे भी मैं लिखूं कि 1 दे रहा है, मैं 2 पे गया तो फंक्शन 4 दे दिया। ध्यान से समझो, मैं 2 पे गया फंक्शन 4 दिया, -2 पे गया तो भी फंक्शन 4 दिया। तो ऑब्वियस बात है कि आप समझ गए हो कि सर ने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है, नो डाउट सही सोच रहे हो आप। अब मान लो बेटा कि अब मैं
2 के जस्ट नियर बाई चाहता था कि फंक्शन का रेट कितना था मुझे बता दो। 2 पे तो आपने बताया सर 4 है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे 4 है, 2 से जस्ट पहले बता दो कितना है। आप पहले बोले तो कितना पहले। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप भी जानते हो यूनिफॉर्म आप पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ा है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में मतलब क्या होता है कि वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज करने लग जाता है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसा था वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। तो क्या ये जो सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है, ये ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पे सडन चेंज आ जाएगा? सडन चेंज का मतलब क्या होता है बेटू लोग, ऐसा मानो आप कि मैं अगर आपको सीधा सीधा समझाऊं, मॉड एक्स का ग्राफ भी देखो आप अगर चाहें तो पैरेलली में मॉड एक्स का ग्राफ लो। अब देखो इसमें सडन चेंज कैसे हुआ। फंक्शन नीचे आ रहा है, ध्यान से समझो, ये नीचे आ रहा है, 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 नीचे गिर रहा है, एकदम स्मूथली गिर रहा है। पता नहीं इस पॉइंट पे इसको क्या हुआ कि तुरंत से बढ़ने लग गया, तुरंत बढ़ने लग गया। धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना उसको। ये आया, टक्कर के लगा और तुरंत चेंज कर लिया अपना बिहेवियर। ऐसा है कि जब पुलिस वाले चोर को मारते तुरंत सच बोल देता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है उसका। और यही कहानी है डेरिवेटिव की बेटा, कि पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि सर फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन जब चेंज हो रहा है तो क्या स्मूथली चेंज हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसको झटका लग गया कि वो अपने आप को चेंज कर लिया बहुत बढ़िया से। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक ही बार गिर गया 0, खत्म कहानी। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का आप ग्राफ लो, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इंटीजर पे 0, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर इंटीजर पे 0। ये सब नॉन डिफरेंशिएबल है। और ऑब्वियस बात है, ये लोग कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डेरिवेटिव का बात ही हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस बीच में आता है। आप डेरिवेटिव पे तब जाओगे जब आप यहाँ पे टेस्ट पास करोगे, जो डेरिवेटिव तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना सर। यही कहानी है बेटा। अब और ध्यान से समझो कि अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं और मैं बोलूं कि इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या होगा बेटा? यही होगा, इसका स्लोप ये होगा, ये वाला एंगल थीटा मान लिया मैं। कहानी को बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। अब मान लो मैं बोला कि बेटा मुझे यहां नहीं, मुझे स्लोप यहां चाहिए, तो इस पॉइंट पे आपका थीटा कुछ ऐसा रहेगा। सॉरी, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे मुझे आप स्लोप बताओ, स्लोप का मतलब होता है एंगल, टैन एंगल लिया जाता है, आप जानते रहोगे। अब इस पॉइंट पे जो स्लोप है कुछ ऐसा है। एक चीज देख रहे हो आप कि सर जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे थीटा अपने आप को छोटा करते जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो। या इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में बोलूं तो मैं बोलूंगा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब ग्राफ जितना जाएगा, स्टीपर द कर्व मोर द स्लोप। अब ये डायरेक्टली आपको ये चीज बता रहा है कि आप किसी हाइयर पॉइंट पे इसका स्लोप निकालोगे ना और आगे, तो उसका डेरिवेटिव और ज्यादा आएगा, उसका डेरिवेटिव और ज्यादा आएगा। उसका क्यों डेरिवेटिव ज्यादा आएगा? क्योंकि उसका एंगल ज्यादा रहेगा, और एंगल ज्यादा होगा तो टैन ज्यादा आएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा कि मोर स्टीपर द ग्राफ, ये इंप्लाई करता है मोर एंगल, और ये इंप्लाई करता है डेरिवेटिव ज्यादा रहेगा। बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मैं डायरेक्टली 0 ना लिख करके मैं ये लिख देता हूं डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा। कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ना, इसका रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर नियम से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सर अभी कुछ और हुआ फिर बाद में कुछ और हो गया, नहीं। आप देखो कि थीटा अगर यहां पे मान लो कि आप अगर ये, जैसे आप डेरिवेटिव का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 2x होता है। अब 2x का आप ग्राफ बनाओगे, जब 2x का ग्राफ बनाओगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो बेटू लोग, जब 2x का ग्राफ बनाओगे तो आप जानते हो कि x के ग्राफ से हल्का सा y एक्सिस में चला जाएगा, लाइक दिस। मैं थोड़ा इसको अलग कलर से रख लेता हूं। ये हुआ 2x का ग्राफ।
एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं एग्जैक्टली जीरो पे निकालता, ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलता ना कि मुझे 0 पॉइंट पे एंगल बताओ, तो आप यही बोलते कि सर यहाँ पे तो इसका स्लोप 0 है, क्योंकि थीटा 0 है तो tan 0 0। जरा देखते हैं कि सर जो इसका आपने डेरिवेटिव का बनाया है, क्या वो भी 0 हो रहा है क्या? क्या इस पॉइंट पे भी 0 दे रहा है? ये कर्व 0 पे 0 हुआ कि नहीं हुआ ना सर? देखो कितना स्मूथली बढ़ रहा है, जैसा स्टार्टिंग में था धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। मतलब जिस रेट से ये बढ़ रहा था फंक्शन, उसी रेट से बढ़ते गया, कहीं पे भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने आपको ये बताया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रीजन बीइंग, आप ये कर्व को ले लो बेटा, आप ये कर्व पे चाहते हो कि मुझे फाइंड करना है कि सर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और मैं बीच में कर्व को तोड़ दिया, मैंने बीच में तोड़ दिया। आपको लगता है कि सर यहाँ पे आप कोई एंगल निकाल पाओगे? जब वहां पे पॉइंट ही नहीं है तो आप एंगल कैसे निकालोगे? यही चीज बताया आपको कि अगर कोई फंक्शन, आप किसी फंक्शन बीच में ही टूट गया तो डेरिवेटिव के पास जाओ ही मत, डायरेक्ट बोल दो कि सर ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्यों कर रहे हो आप इसको? सीधी सी बात है सर। तो पहला चीज मुझे ये समझ गया कि सर आप जो डेरिवेटिव निकालते थे वो तीन चीज डिनोट करता है। पहला डिनोट करता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, समझे आप? पहला डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज। दूसरा, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बेटा स्लोप, क्योंकि स्लोप से ही हम बता सकते हैं ना कि कोई कर्व कैसे गया ऊपर, कैसे गया नीचे। और इसको, स्लोप को बोला जाता है ग्रेडियंट। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है। इसको लिखने का तरीका dy बाई dx लिखो, या एफ डैश एक्स लिखो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। और कोई तरीका है डेरिवेटिव लिखने का? यस, डेरिवेटिव लिखने का एक और तरीका है, और उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो पहला ये था बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज स्लोप। आप कर्व के दो पॉइंट को जानते हो, अब मैं बोला उसका डेरिवेटिव निकालो, क्या जरूरी है? आप स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, गारंटी है, सेम ही आएगा। आगे लगी। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज बी अटेंटिव। तीन सेंसेस एक्टिवेट कर लो अपना, सुनने वाला, देखने वाला और समझने वाला। तीनों सेंस एक्टिवेटेड होनी चाहिए हमेशा। अब देखो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी का दो मीनिंग होता है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड दूसरा होता है फिजिकल मीनिंग। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक फिजिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको बताया कि ये स्लोप होता है, ये टैंजेंट होता है। और फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंट किसी पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हो कि इंस्टेंट रेट कितना था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर यहां से एप्पल गिरा तो ये सोचे कि अगर एप्पल यहां पे आया तो उसका स्पीड कितना था, एप्पल ग्राउंड को टच करते करते स्पीड कितना हो गया। ऐसा ही सोचा था इन्होंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तो उसका रेट क्या होगा। और मैं चाहता हूं जस्ट एप्पल 1 सेकंड पे अगर इस पॉइंट पे है तो मुझे बताइए 3 सेकंड पे कितना होगा। इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मुझे किसी भी ऐसा सोचना है कि 1 सेकंड के जस्ट टाइम बाद कितना होगा इसका रेट, वही डेरिवेटिव बताता है। आप क्या आप इंस्टेंटेनियस रेट को जानते हो? फिजिक्स में दो रेट आते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को लिखा जाता है डेल्टा एक्स से, ध्यान से समझो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, यस। और इंस्टेंटेनियस रेट को लिखा जाता है डेल एक्स बाई डेल वाई। सेम नहीं है, सेम नहीं है दोनों। हाँ, अगर आप इसमें लिमिट लगा दोगे y टेंडिंग टू 0, शायद x टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये आपका डेल एक्स बाई डेल वाई बन जाता है। आएंगे, इसको भी समझाऊंगा मैं। फिलहाल ध्यान देते हैं यहाँ पे कि फिजिकल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप निकालना। किसी भी कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में अगर मैंने उसका रेट ऑफ चेंज निकाला तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, और वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को एक्सेलरेशन बोला गया। अब बेटा ध्यान से समझो इस चीज को।
यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, बहुत ही गंदा सा एक फिगर यहाँ पे बनाया गया है, जो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं क्या मान के चलता हूं, आप इसको समझाने के लिए जो दुनिया करती है मैं ही वही करने वाला हूं, कि एक मैं बनाऊंगा कर्व, ध्यान से समझो, एक बनाऊंगा कर्व, और मैं चाहता हूं कि सर इस पॉइंट पे, ध्यान से समझो, इस पॉइंट पे इसका रेट ऑफ चेंज क्या था। मैं मान लेता हूं कि x इक्वल टू a पे इसका रेट ऑफ चेंज कितना था। तो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ चेंज अगर देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि सर आगे कैसे गया और पीछे कैसे आ रहा था। अगर किसी गाड़ी की स्पीड बताना है तो आप देखोगे ना कि सर पहले इतने पे आ रहा था, बाद में भी इतने पे हुआ, तो बीच में चेंजेस कितना हुआ, तभी आप निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप थोड़े से आगे का इंफॉर्मेशन लोगे तो ही पूरा डिटेलिंग कर पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कि मैं एक ही जस्ट आगे एक पॉइंट लिया। अब किसी के मन में आ रहा है कि सर जस्ट आगे क्यों, आप यहां पे ले लो पॉइंट, आप यहां पे पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया, एक कर्व यहां से ड्रॉ किया, ध्यान से समझो, एक कर्व मैंने यहां से ड्रॉ किया। और बेटू एक बात ध्यान देना, इस लाइन को बोला जाता है सेकंड, इसको बोला जाता है कॉर्ड। अपने अपने लैंग्वेज में लोग अपना अपना चीज बोलते हैं, मैं इसको सेकंड बोलना प्रीफर करता हूं, क्योंकि सेकंड और टैंजेंट थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं, लगता है कि हाँ सर कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब देखो ध्यान से, मैं जैसे ही इस लाइन को देखो, अगर यहाँ पे पॉइंट ए में मानता हूं और ये पॉइंट बी में मानता हूं, जैसे जैसे मैं बी पॉइंट को ए के क्लोज लाऊंगा, अब बी मान लो यहां पे था, अब मैं बी को यहां पे ला दिया, अब ये लाइन कहां पे हो जाएगा बेटू लोग, अब ये लाइन हो जाएगा कुछ ऐसा, अब ये लाइन यहां पे हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे लाऊंगा, ऐसा होते 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 और फाइनली ये बन जाएगा टैंजेंट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि सर बी पे इस फंक्शन का जो पॉइंट है, मैं मान लेता हूं कि सर ये एच डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ऑफ ए हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। रीजन बीइंग कि ये जो पॉइंट है सर ए से एच यूनिट डिस्टेंस पे है, एच का मतलब होता है थोड़ा सा और दूर है, एच बहुत ही स्मॉल नंबर है। ग्राफ में मैं जानबूझकर ज्यादा दिया हूं कि आप ये मत समझना कि सर 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो नाउ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा ए प्लस एच वाला लाइन हो जाएगा। अब बी पॉइंट को ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी का स्लोप क्या है, तो ऑब्वियस बात है कि आप यही बोलने वाले हो कि सर स्लोप का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए, डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट माइनस डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए प्लस एच माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट ये है और एक्स कोऑर्डिनेट ये है। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे, देन यू विल हैव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a, और a कैंसिल होके मिल जाएगा आपको h। अब कहानी को और ध्यान से समझो बेटा, मैंने आपको बोला कि when b is tending towards a, जैसे जैसे b a को अप्रोच कर रहा है, मतलब b a के पास जा रहा है। आपको लग रहा है कि सर जैसे जैसे आप b को पास लेके जाओगे, आपने डिस्टेंस कम कर दे गया। आप तो यही तो कर रहे हो कि पहले h यहां पे था, b पॉइंट जब यहां पे आएगा तो आपका h डिस्टेंस जो होगा, आपका जो h डिस्टेंस होगा वो कुछ और कम हो जाएगा। तो मैं क्या किया, अभी ये मैंने जो चीज फाइंड किया वो सेकंड है, अभी तक टैंजेंट ये लाइन नहीं बना है। ये जो मैंने लाइन का स्लोप बताया, ये लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ ए एंड बी। लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूं टैंजेंट का फाइंड करने में ना। तो टैंजेंट क्या होगा कि जब आपका एच बहुत ही छोटा हो जाए, लाइक 0, मैं डिस्टेंस जितना छोटा करूंगा उतना ही मेरा टैंजेंट का रोल बढ़ते जाएगा। अभी ये लाइन टैंजेंट थोड़ी, ये तो कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। टैंजेंट का मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, और ये पॉसिबल तभी होगा जब मैं इसको और अच्छे से लिखूं। नाउ आई एम गोना राइट लिमिट एच टेंडिंग टू 0। जैसे जैसे एच मतलब डिस्टेंस 0 को टेंड करेगा, ये टैंजेंट बनता जाएगा, और जैसे ही टैंजेंट बन जाएगा मैं तुरंत आंख बंद करके लिखूंगा कि सर अब ये डेरिवेटिव है।
तो बेटू डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि एक स्लोप का लिमिट निकालना, एक दो पॉइंट के बीच का स्लोप का लिमिट निकालना डेरिवेटिव है। और यही चीज मैं आपको बताया। रिमेंबर दिस थिंग ओनली गाइस, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आती है कि क्योंकि मैंने बी पॉइंट को राइट साइड में लिया था और मैं एच जो है, बी पॉइंट जो है मेरा राइट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है। बात वही है बेटा, कर्व था, मैंने बी पॉइंट को ऐसा मोड़ के ऐसा आगे लाया, तो बी जो है ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस लिमिट एज राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो है, नो डाउट, डीवाई बाई डी एक्स तो है, लेकिन मुझे डीवाई बाई डी एक्स लिखने से थोड़ी मालूम पड़ जाएगा कि बी पॉइंट कहां था, ऊपर था कि नीचे था। ध्यान से समझो, अगर मैं इस कर्व को बंद कर दूं, ऐसा मैं काट के मिटा दूं और फिर मैं बोलूं कि बेटा मुझे बताओ कि बी पॉइंट मैंने कहां लिया था, तो आप बता दोगे। कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है, मैं उससे जाकर पूछूंगा तो बोलेगा सर मेरे को क्या मालूम किधर लिए थे आप। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक और नोटेशन दे देते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब बात तो वही है ना सर कि जब आप बी पॉइंट को राइट साइड ना लेकर के लेफ्ट साइड ले लोगे तो आपका जो फोटो बनेगा कुछ यूं बन जाएगा, कुछ फोटो ऐसा बन जाएगा। मान लो ए पॉइंट यहां पे है, सॉरी यस, मान लो ए पॉइंट यहीं पे ले लेते हैं, ए पॉइंट यहां पे है, अब बी पॉइंट को मैं कुछ यहां पे ले लेता हूं। तो ऑब्वियस बात है ना बेटा कि ये जो पॉइंट ए था, अब ये पॉइंट हो गया ए माइनस एच, ए से कुछ यूनिट डिस्टेंस ज्यादा तो आगे रहेगा, तो ये ए माइनस एच हो गया। नाउ मैं आपको बता दिया कि बेटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ए कॉमा एफ ऑफ ए है तो ये हो जाएगा ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। और फिर कहानी वही आएगी कि अब मैं इस बी पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा और फिर मैं इस लाइन को ऐसा क्लोज लेते जाऊंगा, ए पॉइंट को एकदम क्लोज लेते जाऊंगा, तो देख रहे हो एच डिस्टेंस कम होते जाएगा। और जिस मोमेंट पे मैं एग्जैक्टली एच को 0 के करीब कर दूंगा, ये टैंजेंट बन जाएगा। कहानी यही है। देख रहे हो ये जो पॉइंट है बेटू लोग, ये जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये ए को क्लोज करेगा तो एच भी तो 0 को टेंड करते जाएगा ना यार। अब मुझे स्लोप ऑफ बी ए लिखना है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए माइनस ए और ए कैंसिल। नाउ दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। और जिस मोमेंट पे मैं, अभी ये मेरा टैंजेंट नहीं बना, ये स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी एंड ए है, लेकिन जब मैं एच को 0 को टेंड कर दूंगा, बेटा ध्यान से समझो, जब मैं इस स्लोप को, इस जो भी वैल्यू है इसमें एच को मैं 0 को टेंड करा दूंगा, जब एच बहुत ही 0 के क्लोज चलते जाएगा, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और क्योंकि थोड़ा लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हम तो बोल देंगे सर ये तो डेरिवेटिव है। यस, नो डाउट दिस इज डेरिवेटिव, बट अब मेरा बी पॉइंट जो था वो लेफ्ट से ए को अप्रोच किया, सो वी आर गोना से इट एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। नाउ बी केयरफुल गाइस, वन कॉमन मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डू कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 माइनस मत लिखना, बहुत मार खाओगे। एच 0 माइनस टेंड नहीं कर रहा है, ये अभी भी प्लस है, अभी भी प्लस था, क्योंकि एच जो है ना 0 से बड़ा है। एच टेंडिंग टू 0 प्लस बोलने का मतलब है कि एच जो मैं डिस्टेंस लिया वो पॉजिटिव डिस्टेंस लिया, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं लिया। सो व्हाट विल बी द आइडेंटिफिकेशन एंड नोटेशन ऑफ आरएचडी एंड एलएचडी? डिफरेंस क्या है दोनों में कि बेटू देखो यहाँ पे एच पॉजिटिव है, ध्यान से समझो कि यहाँ पे एच पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे भी एच पॉजिटिव, यहाँ पे भी एच पॉजिटिव, लेकिन आप जब एलएचडी में देखोगे तो यहाँ पे भी एच नेगेटिव होता है और डिनोमिनेटर में भी एच नेगेटिव होता है। खुद में बता देता है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच किया हूं। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर गाइस, जस्ट यस और नो प्लीज। बेटा प्रिया आप अपना माइक बंद कर दीजिए बेटू लोग। प्रिया बेटा माइक बंद कर दो आप।
यस, थैंक यू। हाँ जी बेटा लोग, जस्ट से यस और नो, मैं क्लियर हूँ, समझ में आया डेरिवेटिव का मीनिंग? यस सर। परफेक्ट। और कोई भी डेरिवेटिव्स देखो, मैथ को विजुअलाइज करो, मजा आता है यार जब मेरे से कुछ डाउट पूछोगे तो। डाउट सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, एनीथिंग यू कैन आस्क। सर इसको ऐसा क्यों कर रहे थे, हम लोग कुछ और भी तो सोच सकते थे ना निकालने के लिए। हाँ सोच सकते थे, लेकिन हम बी को ए की क्लोज क्यों ला रहे थे? क्योंकि हमको टैंजेंट बनाना था और ये अभी टैंजेंट नहीं था। तो यहां से एक डेफिनेशन आता है, ध्यान से समझो बेटा। अगर कोई टैंजेंट का डेफिनेशन पूछे ना, तो आप दो तरीका से बोल सकते हो। पहला तरीका देखो, मैं बोल दूंगा सर इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। आप एक सेकंड बनाए थे, उस पे लिमिट लगा दिया आपने। लिमिट मतलब h टेंडिंग टू 0, उसको ही घुमा जा रहे हो, वो बन गया टैंजेंट। दिस इंप्लाइज दैट ये टैंजेंट होगा। आपको क्या करना है कि आप कुछ भी चीज लो, कुछ भी चीज लो, और आप उस पे लिमिट लगा दो। स्लोप निकालो 2 पॉइंट का, लिमिट लगा दो, वो डेरिवेटिव देके चला जाएगा आपको, वो टैंजेंट देके चला जाएगा। कंडीशन अप्लाइड है ऑलरेडी कि जो h है ना 0 को टेंड करा देना। ये मत बोलना सर h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मालूम पड़ेगा कि जो h यहां पे आप ले रहे थे, डिस्टेंस जो यहां पे था, अब ये भाग के चला गया कुछ इधर, ये बहुत बड़ा सेकंड बन गया है। और आप अगर बोले सर मैंने तो लिमिट लगाया और आंसर नहीं आया, बेटू मैं ये भी तो बोला था ना h को 0 को टेंड कराना है। h को छोटा करते जाओ, आप बढ़ा करके और कर दिए, और लास्ट में पता चला सर्कल का डायमीटर बना के आ गए आप। पहले कॉर्ड था, डायमीटर बना के आ गए, बोले सर टैंजेंट बना नहीं। कहानी समझ गए रहोगे मैं क्या बोल रहा हूं? तो टैंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, एक डेफिनेशन होता है कि टैंजेंट क्या है। नॉर्मली बच्चे लोग बोलते हैं कि टैंजेंट इज व्हेन अ लाइन जस्ट पासिस, जस्ट टच द सर्कल, और ये डेफिनेशन रॉन्ग है। टैंजेंट सर्कल को टच ही नहीं करता है, कभी कभी कर्व को कट भी करता है। पॉइंट को ध्यान से समझो, मैं आगे प्रूफ करने वाला हूं कि टैंजेंट का मतलब ये नहीं होता कि कर्व को टच करके जाएगा। टैंजेंट ये भी करता है कि टैंजेंट कर्व को कट भी करता है कभी कभी। क्या बात कर रहे हो सर, टैंजेंट कर्व को कट कर देगा, टच नहीं? हाँ है कैसा केस। सो एक लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड ये टैंजेंट बन गया। कोई और डेफिनेशन सर है क्या? सुनो ध्यान से, और मेरे को जरा बोलना कि सर आपका डेफिनेशन रॉन्ग है। मैं ये बोलूंगा बेटा कि टैंजेंट इज, या मैं बोल सकता हूं लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, line joining 2 points which are at infinitesimal या infinitesimally small distance। मैं इसको और बोलूं, थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में लिखूं, मैं बोलूंगा बेटा कि ए और बी टैंजेंट ही है जब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए। क्या मैं गलत हूं? जस्ट सही है सर, कि सर ने गलत लिखा है कि सही लिखा है? मेरा ए और बी, मेरे को ए और बी सेकंड थे, मैंने ए बी को इतना पास मिला दिया, इतना पास मिला दिया कि अप्रोक्सीमेटली 0 है अभी भी 2 पॉइंट्स, लेकिन इतना उनका गैप मैंने कम कर दिया कि वो 0 के करीब हो गया। तो वही तो हुआ सर टैंजेंट। तो आप चाहो तो टैंजेंट का डेफिनेशन 2 तरीका से दे सकते हो, समझे? बड़ा बोलो यार, हाँ ना? यस सर। मैं इतना बढ़िया चीज सिखा रहा हूं यार तुम लोगों को। ठीक है, अब आते हैं बेटू कहानी में। कहानी है कि सर ठीक है, मैं समझ गया कि डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, सब चीज समझ गए। और डेरिवेटिव से हम कर क्या रहे हैं कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो स्मूथ जा रहा है कि नहीं, मतलब कहीं पे तो वैसा नहीं अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। वो है फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर कहीं पे दिक्कत आ गया उसको, कि ऐसा जा रहा था यूं घूम गया यूं एक ही बार, ऐसा तो नहीं है कभी। तो वही आपका डेरिवेटिव है। अब उसको चेक करने का 2 तरीका होता है। एक होता है प्रॉपर डेफिनेशन में जाओ, प्रॉपर डेफिनेशन में जाओ, और प्रॉपर डेफिनेशन के बाद एक आता है शॉर्टकट, जो 99% तक सही होता है, कभी कभी धोखा दे देता है कभी कभी धोखा दे देता है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन वाइज जाओगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, और आप हमेशा आंसर को सही करके आओगे, और हम कुछ आगे क्वेश्चन में देखेंगे।
सबसे पहला बेटा ध्यान से समझते जाना कि मुझे, और एक हैबिट भी डालना है आपको, कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो मुझे सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है। फर्स्ट आई विल चेक कंटिन्यूटी एट 0। ध्यान से समझो, मैं पहले चेक करूंगा बेटा कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। इंटरव्यू में तब जाओगे जब आप सेकंड वाला एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे। तो आपको हैबिट डाल लेना है कि मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है, मुझे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा कंटिन्यूटी। क्या वहां पे तो गड़बड़ नहीं कर दिया उसने? तो सबसे पहले क्या करेंगे, और कंटिन्यूटी चेक करना आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है। आप मुझे ये बताओ, एट 0, 0 माइनस क्या है? एफ ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस के लिए ये आपका लेगा ई एक्स प्लस 2, दैट इज ई पावर 0 प्लस 2, एंड ई पावर 0 इज 1 प्लस 2, दैट इज 3। मतलब फंक्शन का लेफ्ट में वैल्यू क्या है? 3। फंक्शन का राइट में वैल्यू क्या है बेटा? फंक्शन का वैल्यू देख रहा हूं मैं, फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू नहीं देख रहा हूं, अभी मैं फंक्शन का वैल्यू देख रहा हूं। तो फंक्शन का राइट में वैल्यू आएगा बेटा ये वाला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो ऑब्वियस बात है माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा अगेन 3। तो मैंने क्या देखा, देखो प्लस बोलो या इक्वल बोलो, आप फंक्शन एट 0 बोलो, ये दोनों ही सेम डेफिनेशन ले रहे हैं, अलग अलग नहीं है। ग्रेटर देन 0 के लिए भी वही फंक्शन है, इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन है। तो मैं कोई एक फाइंड करूंगा और बोलूंगा चल ठीक है। तो ये बताओ बेटा, मेरा LHL और RHL तो इक्वल आ गया ना? और अगर ये इक्वल आ गया, देन आई विल से कि सर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूअस है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट कि कंटिन्यूटी तो है सर, एक बात ये हो गया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। नाउ लेट्स चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से समझो कि डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 0 का तो मतलब ये होता है कि आप फाइंड करोगे LHD और आप फाइंड करोगे RHD। सो मैं फाइंड करूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, और इसका डेफिनेशन मैंने आपको जस्ट बताया था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये प्लस ही होता है, यहां पे ध्यान दो, f ऑफ 0 माइनस h प्लस a प्लस h बताया था ना, कोई दिक्कत नहीं। f ऑफ 0, लेट मी, f ऑफ 0 या f ऑफ a लिखा था मैंने, माइनस में डिवाइड बाय माइनस h लिखा था। बी केयरफुल गाइस, यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, गलती नहीं करना है आपको। सो नाउ गाइस, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस दिस विल बी एज इट इज f ऑफ a माइनस h का मतलब ये होता है, f ऑफ a माइनस h का मतलब ये होता है कि a वो वैल्यू है जहां पे आप इंटरेस्टेड हो डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने में। सो यहाँ पे बेटू आपका a का वैल्यू 0 है, सो दिस इज गोना बी 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। बेटा वंशिका प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए आप। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। यस देखो, मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी मैं नहीं समझाने वाला, बाकी मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, इतना करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला ना कि जो बच्चे को ग्राफ आता है वो डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व नहीं करता है, लाइक मी, मैं सॉल्व नहीं करता डिफरेंशिएबिलिटी कभी। जब मेरे को ग्राफ बनाना ही नहीं है, ऐसा फंक्शन आ गया बेकार सा कि मेरे को बनाना ही नहीं है, अगर आप मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं जाकर चेक करता हूँ ना, तो मैं ग्राफ से सॉल्व कर लेता हूँ उसको। अब देखो बेटू लोग, एफ ऑफ माइनस एच का मतलब होता है फंक्शन माइनस एच, मतलब लेफ्ट से, माइनस एच का मतलब लेफ्ट से, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से कहां पे आ रहा है? तो नेगेटिव डायरेक्शन से यहां से आ रहा है, देख रहे हो, 0 से लेफ्ट में ये आ रहा है फंक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, e पावर x था, अब e पावर x की जगह पे रखना है e पावर माइनस h प्लस का 2। ध्यान से समझो, e पावर माइनस h प्लस 2 एंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है? तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे तो ये डेफिनेशन आएगा ना, और ये वैल्यू हमने फाइंड किया था, ये आया था 3। सो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, यहां पे लिखूंगा 3 डिवाइड बाई माइनस h। तो ठीक है ना सर, माइनस h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, e पावर माइनस h माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस h
एंड आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि E के साथ जो दिखा वही नीचे है और वो जीरो को टेंड कर रहा है, जो है वही नीचे है और वो जीरो को टेंड कर रहा है, तो आंसर 1 आता है। लेकिन लेकिन ये माइनस है ना, उसमें प्लस था, तो एक साइन का डिफरेंस है, सो ये -1 हो जाएगा। बी केयरफुल गाइस, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। अब 1 लिखकर आ जाओगे, नेक्स्ट वाला नहीं आया तो हो जाएगा, समटाइम्स यू मे एरर। अब यहाँ पे और ध्यान दीजिए, मैंने LHD निकाला है, सिमिलरली वी विल फाइंड RHD। सो RHD का मतलब क्या हुआ बेटा, RHD एट जीरो का मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f of a plus h minus f of a divide by h. Now again guys, limit h tending to zero, f of a plus h का मतलब होता है कि a का वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है आपके लिए, क्योंकि आप जीरो पे फाइंड कर रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये हो जाएगा f of h minus f of a डिवाइड बाय h। हाँ जी सर। अब बेटा f of h का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का वैल्यू h, और h यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाला लोगे वैल्यू, एंड पॉजिटिव वाला वैल्यू तो ये है ना -x² + 3। देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला वैल्यू है, तो आप लोगे -x² + 3, तो ये हो जाएगा बेटा -h² + 3 माइनस f of a का वैल्यू कितना है यार, f of a का वैल्यू कितना है, f of a का वैल्यू है 3। कैसे मालूम सर, अरे इधर ही तो लिखा था यार, मैंने बोला ना ये जो आंसर देगा वो इक्वल पे भी आंसर वही आ रहा है, तो आप मान सकते हो। सो ये 3 हो गया डिवाइड बाय h। सो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, -h का स्क्वायर h ये v हो गया, h² ही हो गया, ये कैंसिल डिवाइड बाय h और h कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और h ही पूछ रहे हो तो ये तो जीरो ही हो गया ना सर। अब बेटू ध्यान से समझो कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -1 आ गया, जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो 0 आ गया, ये तो सर इक्वल ही नहीं है, नॉट इक्वल ना। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन सर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ये इतना करना पड़ गया। नाउ लेट्स सी द मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 को देखो बेटू, आपका फंक्शन ये है f of x = e⁻x + 2। जब x का वैल्यू छोटा है जीरो, मतलब जीरो से कम है, -x² + 2 जब x 0 और 0 से बड़ा है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, मतलब फंक्शन का स्मूथनेस चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या क्या है, फंक्शन कहीं पे सडन चेंज तो नहीं हो रहा है। कैसे कैसे फंक्शन चेंज हो सकता है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि बेटा e⁻x + 2 का जो ग्राफ होगा, e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, ध्यान से समझो, e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, लेकिन मुझे x <2 0 वाला ही कंसिडर करना है, मुझे x <0 वाला ही कंसिडर करना है, मुझे सिर्फ ये ग्राफ लेना है, तो मैं सिर्फ <0 वाला ही ग्राफ लूंगा। ध्यान से समझो, तो बाकी के जो कहानी में आए हैं उनका कोई रोल नहीं है सर, वो निकाल दो यहाँ पे। एग्जैक्टली जीरो पे e⁻0 कितना होगा, ध्यान से समझो कि ये <0 के लिए है। <0 का मतलब सर यहाँ पे आएगा आपका व्हाइट बॉल, कि आपको जीरो को टच नहीं करना है सर। अब इस ग्राफ को +2 कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर बढ़ाना है सर, इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर कर दो, तो जो पहले 1 पे था अब वो हो जाएगा, बेटा आ जाना, ठीक है। मैं इसी ग्राफ को बना देता हूं 2 यूनिट ऊपर, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये कहानी में गेम खत्म हो गया इसका, इसको हटा दो अभी। आई होप सो आप समझ पा रहे हो कि जो 0,1 से पास हो रहा था अब 0,3 से पास होगा। अब ये पॉइंट क्या हो गया बेटू लोग आपके लिए, 0,3 x ग्रेटर देन 0 के लिए -x²। आप जानते हो x² का ग्राफ ऐसा, माइनस मतलब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा, और +2 का मतलब ग्राफ 2 यूनिट ऊपर बढ़ा दो, बन जाएगा ऐसा, और ग्रेटर देन 0 के लिए रखना है ना, तो नेगेटिव पार्ट आप एलिमिनेट कर दोगे। सो फाइनली जो आपका ग्राफ मिलेगा बेटा लोग, सिर्फ ये वाला मिलेगा। देखो कितना जल्दी होता है ग्राफ से,
सो मेरा जो ग्राफ बना फाइनली बना, ये बना बेटा 0 2 से ये हो जाएगा ऐसा, ये अब हो जाएगा 0,2 0,2। परफेक्ट। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है यार, हमने क्या किया? अच्छा x² + 3 करना है ना यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसे सॉल्व किए तो कंटिन्यूस आ रहा है, ग्राफ से नहीं आ रहा है, तो 3 यूनिट ऊपर बढ़ाना था। तो अब ये हो जाएगा यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझो बेटा। हाँ तो ये इसके लिए भी 3 है, एग्जैक्टली 0 पे भी 3 है। तो बेसिकली बेटा कहानी में क्या हो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, देखो आप अगर स्मूथली ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दोगे। फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। कैसे? कि फंक्शन यूं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वाई एक्सिस से टकराते ही तुरंत नीचे गिर गया, ये तुरंत नीचे गिरा ना, सडन चेंज हो गया। अब यही फंक्शन ऐसा गिरता, मान लो कि ये फंक्शन ऐसा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर धीरे 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 गिरना चालू होता, फिर ऐसा गिरता, तो था मेरे लिए डिफरेंशिएबल। इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर लिया? देखो कैसे, अगर आप जस्ट नियर बाई ध्यान से समझो, मैं थोड़ा आपको और प्रिसाइजली समझा रहा हूं कि मान लो अगर बेटा आप यहां पे मैं बोलता आप मुझे एंगल बताओ, तो आपका एंगल होता ये कुछ, यहाँ पे कुछ एंगल होता थीटा, यहाँ पे कुछ एंगल हो जाता है थीटा, और मैं बोलता एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बताओ, तो आप देख लेते सर यहाँ पे थीटा हो गया 0, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, उसके बाद वो 0 डायरेक्टली 0 हो गया, डायरेक्टली 0 हो गया। जो टेंजेंट यूं बन रहा था वो टेंजेंट यूं बन गया, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया, तो कहानी ही खत्म हो गया ना सर। फंक्शन अपना बिहेवियर तुरंत चेंज किया, इस करके हम ग्राफ से देख सकते थे कि सर ये 0 पे ऐसा लोचा हो रहा है कि ये तुरंत ऐसा नीचे गिर गया, तो डायरेक्टली हम यहां से बोल सकते हैं सर नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। मेथड नंबर 2, ग्राफ बनाओ देख लो, ग्राफ बनाओ देख लो, और नहीं जानते हो तो पूरे ग्राफ का वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ा है, जाकर देख लो, कहीं ना कहीं होगा, मैं आलम सर से प्लेलिस्ट मांगता हूं, वहां से देख लो आप। ग्राफ बनाना बहुत आसान है बेटा, ई पावर एक्स ये रहा, +2 यूनिट ऊपर कर दो, -x² यू रहा, प्लस इधर मैंने 2 लिखा है ना, यहाँ पे था 3, ये 3 था इसलिए मेरा गलती हुआ था, ये 3 था, सो +3 यूनिट ऊपर कर दो, हो गया कहानी, ग्राफ ज्वाइंट हो गए, कंटिन्यूअस थे, लेकिन सडन चेंज आ गया ग्राफ में। एक ऐसा दिख रहा है ना, एक ऐसा कि इसका ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, इसका टेंजेंट कुछ यूं आ रहा है, इसका टेंजेंट कुछ ऐसा आ रहा है, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा आ रहा है, गेम ही खत्म हो गया सर पूरा। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया एट 0। सर कोई तीसरा तरीका भी है बेटा, है ना, इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीका से भी बना सकते हैं, सुनो ध्यान से। मेथड नंबर 3 देखो, और मैं हर क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, नॉट लाइक दिस क्वेश्चन। मैं डिफरेंशिएबिलिटी का हर क्वेश्चन को 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकता हूं, अगर उसका ग्राफ बना तो, नहीं तो मेथड नंबर 3 देखो। मेथड नंबर 3 ये है बेटा, अब थोड़ा सा इसमें आपको सेंसेस एक्टिवेट करने पड़ेंगे आपको। फंक्शन था e पावर x + 2, जब x का वैल्यू था ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। फंक्शन का वैल्यू था -x² + 3, जब x का वैल्यू था लेस देन 0, नहीं ग्रेटर देन 0 था ये वाला, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये फंक्शन का बिहेवियर है बेटा, ध्यान समझो। वंशिका बेटा प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप। अब बेटा मैंने आपको यही बताया ना कि मैं फंक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं स्टार्टिंग में भी वही सिखाया था आपको कि मुझे ग्राफ मैंने बनाया x² का, यहां पे मैंने ग्राफ बनाया x² का, फिर मैंने देख लिया कि उसका जो डेरिवेटिव का ग्राफ आ रहा है, उसका ग्राफ आ रहा है डेरिवेटिव का कुछ ऐसा। अब ये लाइन डिफरेंशिएबल है, क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि जिस बिहेवियर से ऊपर जा रहा है ये ऊपर ही जा रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि ऐसा गया फिर यूं घूम गया, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था कि ये घूम रहा था फिर नीचे गिर गया, ऐसा भी नहीं हुआ, आराम से स्मूथली ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये फंक्शन का मैंने क्या किया
कि आपको फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझो, मैंने फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, मैं फंक्शन भूल गया, मैंने तुरंत उसका डेरिवेटिव का ग्राफ बना लिया 2x, और उसके ग्राफ को देख लिया कि क्या वो स्मूथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो तरीका ऐसा भी है कि आपको फंक्शन दिया जाएगा, लेकिन आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका ग्राफ बना दो और देख लो, देख लेते हैं। लेकिन कीप इन माइंड गाइस, मेथड नंबर 3 अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हो जाइए सावधान। यहां पे है थोड़ा सा खतरा, यहां पे है थोड़ा सा खतरा, डेंजर है। डेंजर क्यों है? क्योंकि पहले डिफरेंशिएशन, पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले आप चेक करोगे कि क्या वो कंटिन्यूअस था कि नहीं था। मैं जानता हूं सर e पावर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान से समझो मैं क्या क्या लिखते जा रहा हूं। e पावर x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, +2 एक कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों का सम करोगे ऑलवेज ये कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन जुड़ करके, माइनस होकर के, मल्टीप्लाई होकर के, डिवाइड होकर के हमेशा ही कंटिन्यूअस फंक्शन बनाते हैं। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन, +3 कांस्टेंट फंक्शन, दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो जुड़ करके आपको बनाएंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं श्योर हो गया कि सर मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किया और देख लिया कि सर कंटिन्यूअस है कि नहीं, दैट्स ऑल। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव पे कूद सकता हूं अभी। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का तुरंत डेरिवेटिव निकालना शुरू किया, और बेटा यहां से देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है +2 का 0, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा -2x, एंड डेरिवेटिव निकालने से थोड़ी ना x 0 ग्रेटर देन लेस देन 0 हो जाएगा। बी केयरफुल गाइस। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान देना है कि कई बच्चे जल्दबाजी में ये ग्रेटर देन 0 यहां पे लिख देते हैं, जो आपको नहीं करना है। मैं स्ट्रिक्टली माना कर देता हूं, डू नॉट यूज इक्वालिटी साइन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको 0 पे डेरिवेटिव चेक करना था, आप यहां पे 0 लगा करके आपने यहां पे इक्वल टू साइन लगा करके बता दिया कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे ये है, इसलिए आपको चेक करना है और आप बता दिए 0 का साइन यूज करके, इसलिए आपको बचना है यहाँ पे। इक्वालिटी का साइन यूज मत करो डेरिवेटिव करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा बेटा कि अब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव देख लिया कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, अब मैं यहां से इसका LHD देख लेता हूं। LHD x at 0, मतलब 0 से कम फंक्शन क्या है बेटा, 0 से कम फंक्शन है e पावर 0। देखो ना यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा e पावर 0, क्योंकि लेस देन 0 के लिए फंक्शन e पावर x है। अब ये हो जाएगा 1। RHD देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2x, RHD x इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा -2 × 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना। रिया बेटा प्लीज माइक बंद करो, सबको प्रॉब्लम हो रही है। LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं हुए, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। 3 मेथड है बेटा लोग, 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हमेशा पूछे और जिंदगी में धोखा नहीं देगा आपको, जिंदगी में धोखा नहीं देगा बेटा। हेमंत आपका माइक ऑन है क्या? जिसका भी माइक ऑन है बेटा प्लीज बंद कीजिए। हाँ जी बेटा लोग अगर ध्यान दो कि जो पहला डेफिनेशन है ऑलवेज हैप्पी, कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आप लिखकर ले लो। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन में जब आप किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी, जैसे मैंने डायरेक्टली बताया ना कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप मेथड 1 ही प्रीफर करोगे, नहीं तो सेकंड मेथड है जो आपको हमेशा आंसर देगा। रीजन यहां पे एक चीज होगा, कंडीशन होगा कि आपको ग्राफ आनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या हो गया इसको, चल ले भाई। हाँ जी, मेथड नंबर 3 धोखा देगा आपको। मेथड नंबर 3 को यूज करने से पहले आप थोड़ा सावधान हो जाइए। मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक किया, मैं सबसे पहले ये सब देखा, उसके बाद में डेरिवेटिव निकाला। डायरेक्ट बाहुबली 1 के डेरिवेटिव मत निकाल देना। भरोसा नहीं है मेरे पे तो एक काम करो, जरा इस क्वेश्चन का फोटो लीजिए। आप फोटो लो इस क्वेश्चन का, आपको तीनों मेथड से करके आना, ग्रुप में सॉल्यूशन देना, मजा आएगा, सच में जबरदस्त क्वेश्चन है।
दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये बहुत इंफॉर्मेशन दे देगा आपको बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। योर लेक्चर इज ओवर नाउ। मैं देखा नहीं, सर 9:41। ले लिया। डन बेटा, थैंक यू। आप यहां इसका भी लो। डन। डन यस सर। सर। परफेक्ट। इसका भी लो। सच एक बात बताओ बेटा, मेरे को ना डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताने में मजा आता है, बाकी सब ये सब आसान है। लग रहा है लिमिट निकाला हूं मैं। इसका भी फोटो लो। हाँ ये मत लो, ये लो। ये 1 - x है, 1 - x है। बताओ, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसका अगर आपको नहीं मालूम। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, क्या बात है। डन। आगे चले। और कोई है क्वेश्चन? हाँ इस पे कल पढ़ाएंगे अपन। हाँ ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन लो। अगर मेरे को क्वेश्चन ही देने का मन कर रहा है ना, लो लिख लो एक और क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 x-2 फाइंड पॉइंट्स, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ऐसा लिख लो। एक और क्वेश्चन ले लो आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, नहीं लॉग मॉड एक्स, हाँ लो बनाओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। लॉग एक्स ठीक है, छोड़ दो इसको। थर्ड क्वेश्चन छोड़ दो। आप सिर्फ ये दो का स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बात है सर, नीचे वाला भी क्वेश्चन का होम आप ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से एसेस लीजिए आप। चलिए हो गया ये डन। क्या बात है, इस पे आएंगे कल। अच्छा क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन है इस पे भी आना पड़ेगा। ये भी लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट्स देन देयर चैप्टर विल बी ओवर। नाउ बेटा लो, अब आपने लिया है ना स्क्रीनशॉट, बता दो जल्दी से, मैं डिस्कनेक्ट करूंगा इसको। यस सर। परफेक्ट, कोई छूटा नहीं है ना? हाँ जी बेटा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डाउट ग्रुप में सॉल्व कर लोगे तो मेरा टाइम बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, और उस टाइम को हम और अच्छी जगह पे यूटिलाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रुप के सारे बच्चे एक्टिव रहे और सारे एक दूसरे में डिस्कशन करते रहे, बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। और इवन ये भी नहीं है ना, मेरे से पूछोगे तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, फाइनली मैं बता दूंगा आपको वहां पे क्या दिक्कत आ रही है। मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है बेटा ट्राई करो आज, आपको तुरंत रिवाइज करो सारा चीज और फटफट सॉल्व।